मैं तो सांचौर में आने के बिल्कुल फेवर में था ही नहीं, बट जैसे ही लॉकडाउन लगा तो यहाँ आया। तो यहाँ अपने डॉक्टर कृष्ण कुमार जी है, डॉक्टर उत्तम जी है और डॉक्टर नरसी राम जी है। इन्होंने सबने कहा कि यहाँ सांचौर में बहुत अच्छी ज़रूरत है आपकी। हमारे पास सोनोग्राफी मशीन है और सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे है। एमआरआई में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एकदम रेडिएशन फ्री है। कोई पेट में ट्यूमर है, छाती में ट्यूमर है, तो उसके लिए सीटी स्कैन बेस्ट है। पेट में कोई भी दर्द हुआ तो प्राइमरी जांच अपने को सोनोग्राफी ही करवानी होती है। ये तो पूरी दुनिया भी जानती है और कॉमन है। और बाकी हड्डियों का वैसे अलग अलग होता है। जैसे हड्डियों में पीछे कमर में कोई ट्यूमर है तो उसके लिए एमआरआई बेस्ट है। ब्रेन में कोई ट्यूमर है तो एमआरआई बेस्ट है। पेट में है तो सीटी स्कैन बेस्ट है। ऐसे अलग अलग मॉड्यूलिटी है। जैसे पहले 50-60 पे जो बीमारियां होती थी वो आजकल 30-40 में होने लगी है। उसका मेन रीजन है एक्सरसाइज की भारी कमी आ गई है। ये झाड़ फूंक वाले हैं वो हिट इसलिए हो रहे हैं कि क्या होता है कि 4-5 mm की जितनी भी पथरियां हैं वो 5 से 7 दिन में जनरली निकल जाती है। नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हमारे मेहमान हैं रेडियोलॉजिस्ट, भजन सोनोग्राफी के डायरेक्टर डॉक्टर भजन लाल जी विश्नोई। तो भजन लाल जी, हमारे स्टूडियो में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। नमस्कार। सर, सबसे पहले हम आपके परिवार और बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। आपके परिवार में कौन कौन है और आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या रहा? परिवार में मम्मी पापा है। पापा जी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, अभी रिटायरमेंट में 2 साल बाकी है। बाकी छोटे भाई है 2 और एक बड़ी सिस्टर है जो एएनएम लगी हुई है। और शादी के बाद वाइफ और बच्चे हैं बस। आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई थी? स्कूली शिक्षा प्राइमरी 5वीं तक तो मैं अपने घर के जस्ट पास स्कूल है पनावली स्कूल, वहाँ हुई। और फिर 5वीं के बाद वीरावा स्कूल है अपने इधर जालोर में ही पड़ता है, वहाँ पे हुई। पास में ही थे, दोनों जगह हम पैदल ही जाते थे। वीरावा 2-2.5 किलोमीटर था, बट डेली अप डाउन हो जाता था। कैसे थे आप पढ़ने में उस समय? पढ़ने में शुरू से ही इंटेलिजेंट ही था, क्लास का टॉपर ही रहा हूँ। और गांव से भी थोड़ा माहौल पॉजिटिव ही रहा। पापा जी भी मेरे को डेली पढ़ाते थे और अच्छा ही था स्कूलिंग में शुरू से। 8th तक पढ़ा वीरावा, फिर मैं बाड़मेर चला गया। बाड़मेर मयूर स्कूल में हॉस्टल में एडमिशन कराया पापा जी ने। तो हॉस्टल में कराया तो जैसे यहाँ से गांव से गया तो मेरे को 1 महीना तो हॉस्टल बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ। 1 महीने बाद पापा जी मिलने आए तो मैं इतना रोया कि पापा जी ने कहा अब तो इसको बच्चे को वापस ले जाना पड़ेगा। तो हॉस्टल वार्डन ने फिर समझाया कि आप इसको 1 महीना और रख लो, अगर फिर ले जाना पड़े तो ले जाना। पूरा 1 महीना और रखा तो मैं फिर सेट हो गया और बढ़िया वहाँ मयूर में 9th 10th मैंने स्कूलिंग वहाँ से बाड़मेर मयूर स्कूल बाड़मेर से की। क्या कारण रहा है बाड़मेर जाने से? कारण तो फिर 8th के बाद 9th 10th हमारे स्कूल थोड़ा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर था। तो फिर पापा जी ने सोचा कि और कुछ अच्छी स्कूलिंग हो जाएगी, इसलिए बाड़मेर भेजा। एक आपने गांव से एजुकेशन प्राप्त किया और एक शहर में जाके आपने एजुकेशन प्राप्त किया, किस प्रकार से परिवर्तन लगा दोनों में? वैसे गांव में भी अच्छा था प्राइमरी स्कूलिंग, बट ओवरऑल जो शहर में जो प्राइवेट स्कूल में मतलब टाइम का बिल्कुल भी वेस्टेज ना करते हुए टाइम टू टाइम पीरियड लेना, टाइम टू टाइम स्कूलिंग, ट्यूशन वगैरह, वो थोड़ा माहौल पॉजिटिव माहौल ज़्यादा होता है शहर में, इसलिए अपने को शहर में जाना पड़ता है। तो महेश स्कूल में भी स्कूलिंग वगैरह वहीं से बढ़िया हुई। 11वीं 12वीं साइंस बायोलॉजी ले ली मैंने, फिर उससे फिर बायोलॉजी से 12th पास करी। आपको बायोलॉजी पढ़ने में रुचि थी? हाँ, बायोलॉजी पढ़ने में थोड़ा, मैथ में थोड़ा सा मेरे को हल्का सी हिचकिचाहट थी, तो इसलिए मैंने बायोलॉजी ली। बायोलॉजी थोड़ा रिटर्न होता है, याद करने की कैपेसिटी अच्छी थी बजाय कि मैथमेटिकल की। जैसे अभी कोई सीनियर क्लास का विद्यार्थी है तो उसको किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए अपनी? सीनियर क्लास वाले को सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो स्कूल में डेली पढ़ाया जा रहा है नहीं उसको, क्योंकि क्लास में सुनते हैं थोड़ा स्पीडली सुनते हैं, पूरा दिमाग में नहीं घुसता है। उसको घर जाकर के टीचर ने क्या पढ़ाया है, वो क्या लिखवाया है, वो हाथों हाथ उसी डे रिवाइज करना चाहिए। और फिर उसको टाइम मिलता है तो 7 दिन या 15 दिन में एक बार और रिवाइज करना चाहिए। तो जितना डेली का डेली होगा तो ही आपके वो रिवीजन इज ए मस्ट। आपको ब्रेन में कोई भी चीज़ एक बार में नहीं घुसेगी, ये गारंटी है। जैसे किसी ने कहा कि एक बार में सारी बातें अंदर चली जाए, ऐसा नहीं होता। ब्रेन को क्या स्टिमुलेशन चाहिए। आपने एक चीज़ को अभी बोला, दोबारा बोलेंगे तो वो पूरा ब्रेन में फिट होगा, फिर फिनोमिना घर जाके अपना आराम से फिट करेंगे। नहीं, क्लास में तो फास्ट फास्ट सारी बातें जाती नहीं अंदर। तो वो ये सीनियर वालों को यही है एडवाइस कि आप रिवीजन पे बहुत अच्छा जोर रखो तो आपका अच्छा रहेगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट को कितना घंटा तक लगातार पढ़ना चाहिए? देखो, जैसे स्कूलिंग के अलावा कम से कम 5 से 6 घंटे तो पढ़ाई करनी ही चाहिए जो सीनियर स्कूल के बच्चे हैं, और छोटो बच्चों को तो 2-3 घंटे
उनको 6 आवर्स पढ़ाई चाहिए फिर minimum। आपने आरपीएमटी की तैयारी कहाँ की थी? फिर मैं वहाँ से इसमें सिलेक्शन हो गया। उसके बाद 1 महीना मैंने पीएमटी की तैयारी की 12th के साथ ही, तो उसमें भी बहुत अच्छे नंबर आए। अच्छे नंबर आए तो फिर क्या, जोधपुर से मैं, लोगों ने कहा कोटा अच्छा एजुकेशन हब है, तो वहाँ कोटा चला गया मैं। तो वहाँ कोटा से फिर 1 साल तैयारी की, 1 साल के साथ ही सिलेक्शन हो गया पीएमटी में। उस समय कैसे एजुकेशन था कोटा में? कोटा में एजुकेशन उस टाइम बहुत अच्छा था, माहौल अच्छा था, स्कूलिंग अच्छी क्वालिटी के थे, टीचर भी हमने जो जितने यहाँ जैसे 12th 11th में या 10th में देखे, उनसे वहाँ हायर क्वालिटी के टीचर्स थे। बहुत अच्छा, मतलब उनका कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर थे, तो हमारे को बहुत हेल्प मिला। इसलिए हम कोटा में स्कूलिंग, मतलब टीचर्स की वजह से ही कोटा हिट है, क्योंकि वहाँ गुड टीचर्स। सर, जैसे एक आरपीएमटी और नीट की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनको कोटा जाना चाहिए वहाँ तैयारी करने के लिए? नहीं, जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, जाना चाहिए। आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। आप मेहनत करोगे तो आप कभी डिप्रेशन या कुछ आएगा भी नहीं है। नॉर्मल आप अपने हिसाब से रूटीन मेहनत करते रहो तो कभी ऐसा होता ही नहीं है कि डिप्रेशन आए या और कुछ आए। हमने तो वहाँ पढ़ाई करी, हम तो मोटिवेटेड रहते थे एकदम कि भाई आज आए, ये पढ़ा, अगले दिन टीचर पढ़ा रहा है, तो हमारे को तो क्लास में भी बहुत मज़ा आता था कि भाई ये क्लास में ये नई चीज़ मिली है बहुत, ये तो हमने सोच ही नहीं सकते कि इतना अच्छा टीचर पढ़ाएगा। तो मतलब मोटिवेटेड रहते थे, डिप्रेशन का तो सवाल ही नहीं। कोटा में जैसे आपने तैयारी की थी, उस समय आपका क्या रूटीन था? किस प्रकार से तैयारी करते थे? कोटा में हमारे मॉर्निंग उठता था मैं 7 बजे के आसपास। 7 बजे उठते ही अपन सीधा नहाता था, नहा करके नाश्ता करने जाते थे बाहर थड़ी पे, वहाँ नाश्ता करके वापस आके 3 से 4 घंटे पढ़ाई करता था। फिर हमारे 1:30 बजे लगता था कोचिंग, 1:30 से 7:30 का था, तो 1:30 बजे से पहले मतलब 12:30 तक पढ़ाई करके फिर 1 घंटा लंच के बाद 1:30 बजे वहाँ चले जाते। फिर नाइट में वापस आते 7:30, तो आके डिनर करके फिर 1-2 घंटा और पढ़ते थे। मतलब मॉर्निंग 4 आवर्स और नाइट्स में 2 आवर्स ऐसे पढ़ाई होती थी, 6 आवर्स की पढ़ाई। पढ़ने में भी कोई प्रेशर रहता था? जनरली ये प्रेशर क्या होता है कि एक दूसरे से कंपटीशन भावना से ही जनरेट होता है। जैसे कि भाई वहाँ एक ट्यूशन वो होते हैं, टेस्ट होते हैं, टेस्ट में आदमी क्या होता है कि थोड़ा पीछे रहता है, सोचता है मैं तो बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं वहाँ टेस्ट देता था तो मेरी 100 के बाहर रैंक आती थी, मतलब अंडर 100 तो मैं बहुत रेयर आया। जबकि जब मैंने पीएमटी का एग्जाम दिया तो पूरे राजस्थान में 15वीं रैंक आई। तो वो जो ऊपर वाले 100 वाले पता नहीं कहाँ गए। जबकि मैं तो एक छोटा इंस्टीट्यूट दासवानी में स्टडी करता था, एलएन करके एक और इंस्टीट्यूट था बड़ा, उसमें और कई धुरंधर थे। बट वही है, आप अच्छा करोगे तो अच्छे से अच्छा ही होता है। मेरा जैसे जो कोचिंग के दौरान जितना मैं अच्छा करता था ना, उससे एग्जाम में और अच्छा होता है। ये मेरे साथ हर बार होता है। मेरे यहाँ पीजी में भी मैं जितना एक्सेप्ट नहीं करता था उससे अच्छी रैंक आती थी। वो क्या था, मैं एग्जाम से कम डरना वगैरह, वो मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट था। थोड़ा मैं धार्मिक भी ज़्यादा हूँ तो वो सब। सर, आजकल कोटा में मेडिकल छात्रों के द्वारा आत्महत्या करना आम बात हो गई है। इनकी क्या वजह हो सकती है? क्या पढ़ाई का उनके ऊपर प्रेशर रहता है या फिर और किसी वजह से ये सब चीज़ें होती है? वो मेन तो देखो बहुत सारे प्रेशर है, सोशल मीडिया भी कोज है, घर वाले भी आजकल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखने लगे। हमारे टाइम उस टाइम हम 15 दिन या 1 महीने में घर वालों से बात करते थे, और वो भी 3-4 मिनट की बात करके कि भाई बच्चा कैसे है, कि पढ़ाई बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है, अच्छा अच्छा, ऐसे करके बस इतना ही होता था। अब क्या है कि ज़्यादा सोशल मीडिया, घर से व्हाट्सअप, ये आया कि नहीं आया, मतलब बच्चे को रूटीन ज़्यादा सर्विलेंस बहुत ज़्यादा होने लग गया। बच्चा फ्री नहीं रहता, उससे वो प्रेशर में जा रहा है। तो बच्चे को क्या है, कभी 15 दिन नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, वो नेक्स्ट 15 दिन पढ़ लेगा, आप फ्रीली और वैसे रहेगा नहीं तो ही हो सकता है, नहीं तो प्रेशर से पढ़ाई नहीं होती। आपकी आरपीएमटी क्वालिफाई होने के बाद में सबसे बेस्ट चॉइस क्या थी आपकी? आरपीएमटी होने के बाद अपने राजस्थान से ही किया था मैंने, मतलब राजस्थान की होता है एग्जाम आरपीएमटी। उसके बाद ये 6-7 ही कॉलेज है पूरे इसमें, और जयपुर का कॉलेज सबसे टॉप है, तो मैंने फिर जयपुर को ही चॉइस किया, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। कैसा रहा था आपका उस समय का अनुभव? नहीं, बढ़िया। एसएमएस में तो एंट्री पे तो बहुत बुरा अनुभव रहा। एंट्री करते ही सबसे पहले तो वहाँ क्या होता, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, तो वहाँ जाते ही रैगिंग होती है। रैगिंग मतलब सीनियर जूनियर को थोड़ा पिटाई, वो डराना धमकाना, ऐसे। तो हम तो वैसे ही बहुत डर गए एकदम के यार इतना डराना तो कैसे चलेगा। बट वो 1-2 महीना चलता है, उसके बाद सारा कूल हो गया। उसके बाद जो 5 साल इतने जिंदगी के आराम से निकले, उतना अच्छे, तो मतलब मोस्ट गुड लाइफ इज MBBS लाइफ ऑफ लाइफ। यूँ मैं क्या है कि जैसे हिंदी भाषी ज़्यादा थे, अपन यहाँ से गए तो क्या है, पहले तो मारवाड़ी था, अपने घर वाले कभी हिंदी बोले नहीं। वहाँ गए हम, जैसे यहाँ 10th 12th पढ़ते थे तो यहाँ भी हिंदी कम बोलते थे, तो हिंदी अपनी हिंदी थी, किताबी हिंदी, अपने को मतलब नॉर्मल हिंदी आती नहीं थी। तो वो क्या हुआ कि वहाँ बायोकेमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल चल रहा था, तो लड़के ने पूछा कि ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो रहा है।
तेरे से क्यों नहीं। मैंने कहा यार उपकरणों के बिना प्रयोग कैसे सफल होगा। मतलब मैं जो मेरा था नहीं पूरे MBBS में फेमस था कि मैं हिंदी एकदम टिपिकल हिंदी बोलता था। तो वो अपने यहाँ गांव वाले लड़कों के साथ ये रहता है कि वो एक जो नॉर्मल हिंदी होती है वो थोड़ी मिसिंग रहती है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो वो ट्रेनिंग में जैसे ही फर्स्ट डे घुसे अंदर तो अंदर 20 डेड बॉडीज रखी हुई है। तो हम तो एकदम डर गए कि यार ये क्या ट्रेनिंग है एकदम। और फिर उसमें भी क्या होता है, फिनाइल की वो स्मेल आती है इतनी बुरी कि नाक ही जल जाए। तो फर्स्ट डे अंदर घुसे एकदम, पहले दिन हाथ में तो कुछ नहीं, बट डेड बॉडी के पास खड़ा कर दिया और फिनाइल की बदबू आ रही है। दिमाग कहना ही नहीं किया। 10 से 15 दिन तो दिमाग में सेट हुआ कि अपने करना क्या है। फिर धीरे धीरे वो उसका डिसेक्शन होता है, वो शुरू किया हमने। ऐसा मन नहीं हुआ कि यार मैं डेड बॉडी के हाथ नहीं लगाऊंगा? थोड़ा बहुत हुआ, मन भी हुआ, जैसे कि अपने डेड बॉडी के हाथ लगा दिया। हमारा तो जैसे था कि डेड बॉडी के हाथ लगे गया तो वापिस आके पहाल लेना होता है। तो अब मैंने कहा यार ये हाथ लगा दिया, अब क्या करेंगे, घर जाएंगे। वैसे हम रूम लेके रहते थे। फिर 1-2 बार मैं आते ही नहाया किया। फिर 10 दिन के बाद वो नहाना भी धीरे धीरे हाथ धोना रहा ओनली। सर, आपने MBBS क्लियर करने के बाद में सर्वप्रथम अपनी सेवा कहाँ दी थी? MBBS के बाद सबसे पहले मैं सिणधरी में जॉब लगी थी मेरी। तो सिणधरी में बढ़िया 1 साल मैंने बहुत अच्छा काम किया। डेली के 100-150 पेशेंट देखता था। वहाँ गवर्नमेंट जॉब करी। फिर उसके बाद मैं आ गया लोहारवा धोरमीना। यहाँ थोड़ा कम काम था, बट यहाँ उसके साथ थोड़ी पढ़ाई हो गई और बढ़िया PG में सिलेक्शन हो गया मेरा। सांचौर में कब आना हुआ? सांचौर में मेरा जैसे, मैं तो सांचौर में आने के बिल्कुल फेवर में था ही नहीं। मैं क्या है कि जैसे ही PG हुआ मेरा रेडियोलॉजी में, रेडियोलॉजी होते ही मैं जोधपुर गया। जोधपुर में हॉस्पिटलों में काम शुरू कर दिया। वहाँ बढ़िया सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। बट जैसे ही लॉकडाउन लगा तो यहाँ आया। तो यहाँ अपने डॉक्टर कृष्ण कुमार जी है, डॉक्टर उत्तम जी है और डॉक्टर नरसी राम जी है। इन्होंने सबने कहा कि यहाँ सांचौर में बहुत अच्छी ज़रूरत है आपकी। तो फिर इनके मोटिवेशन से मैंने कहा फिर इतना ही डिमांड है तो मैं यहीं आ जाता हूँ। फिर मैं जोधपुर वापस गया ही नहीं। सर, एक आप सांचौर में अपनी सेवा दे रहे हैं और एक आप जोधपुर में दे चुके हो। यहाँ पे सांचौर की सेवा और वहाँ की सेवा में थोड़ा फर्क है कि जैसे वहाँ पे क्या था कि कोई भी पेशेंट आया, एज ए उसकी ये जांच करनी है, उसकी रिपोर्ट में क्या निकला क्या नहीं निकला, ना तो हमारे को पता चलता था, ना हम पेशेंट से। पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप वहाँ बिल्कुल नहीं था। जैसे एज ए कंप्यूटर वर्कर ही वर्क था। यहाँ पर पेशेंट डॉक्टर, यहाँ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। पेशेंट आता है, वो उसका क्या हुआ, उसकी जांच का जैसे कुछ और जांच करनी है तो भी यहाँ करवा सकते हैं हम। वहाँ थोड़ा वो बाउंडेशन थी। वो बड़े इंस्टीट्यूट में काम करते थे, वहाँ बाउंडेशन थे। अभी आपके लैब में कौन कौन सी जांचें होती है? हमारे पास सोनोग्राफी मशीन है और CT स्कैन, MRI और एक्सरे है। MRI कौन कौन सी बीमारियों के लिए की जाती है? MRI देखो सिर के लिए, स्पाइन के लिए, सिर में दर्द हो, सिर में कोई चक्कर आ रहे हो या लकवा हो गया हो, और सिर की हर प्रकार की बीमारी के लिए सिर की MRI है। गर्दन, वैसे MRI हर पार्ट्स का होता है, बट सिर के लिए स्पेसिफिकली बीमारियां जो अदर भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं हो सकती, वो MR डिटेक्ट करती है। गर्दन में कहीं भी दर्द हो, कमर में दर्द हो, उनके लिए, जॉइंट्स में कोई भी दर्द हो तो उनके लिए बेस्ट जांच MRI है। उसकी कोई तोड़ नहीं है। मतलब वो बहुत ही अच्छी होती है और अपने को बीमारी की जड़ तक पहुंच सकते हैं। MRI में रेडिएशन भी होता है? नहीं, MRI रेडिएशन फ्री है। MRI में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम रेडिएशन फ्री है और जांच भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। बस MRI में क्या है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे MR कोई एक पार्ट्स का करना है तो 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट आपको सोना पड़ेगा। और थोड़ी आवाज़ करती है। MR क्या मशीन, हैवी मशीन होती है, उसकी मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, उनकी कितनी भी आवाज़, साइलेंट सर लगे हुए होते हैं फिर भी आवाज़ तो आती है। बड़ी मशीन, बड़ा वो। बाकी थोड़ी MRI में फोबिया रहता है, क्लोस्ट्रोफोबिया, क्योंकि वो एक पैकेटिंग हो जाती है। सर, एक मिथ ये भी है कि MRI करवाने से स्किन कैंसर का भी खतरा रहता है। बिल्कुल नहीं, MRI से कोई खतरा नहीं है। और अपने अमिताभ बच्चन जी को MRI हुआ, यहाँ पे TB हुआ था स्पाइन का, तो उन्होंने कम से कम 30 बार MRI करवाया था। तो MRI वेरी रेडिएशन एकदम कंप्लीटली फ्री है, आप कितनी बार भी करवा सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बेस्ट जांच है। शरीर के लिए कोई भी बीमारी को डिटेक्ट करने की बेस्ट जो मशीन है वो MR मशीन है आज की इस वर्ल्ड की में। तो CT स्कैन कौन सी बीमारी के लिए होती है? CT स्कैन जनरली ट्रोमा में, जैसे चोट लगी है तो चोट क्या, CT स्कैन फास्ट होता है, आपको 15 सेकंड में हो जाता है। MR में 10 मिनट लेटना पड़ता है। तो ट्रोमा में, इमरजेंसी में, और कोई पेट में ट्यूमर है, छाती में ट्यूमर है, तो उसके लिए CT स्कैन बेस्ट है, क्योंकि वो उसमें कॉन्ट्रास्ट जांच में फटाफट डिटेक्शन हो जाता है। इसमें भी रेडिएशन का खतरा रहता है? हाँ, CT स्कैन में रेडिएशन है, आप बार बार करवाते हो तो थोड़ा खतरा रहता है, और 1-2 बार से कोई ऐसा रिस्क है नहीं। जैसे कोई छोटा बच्चा है
और उसको सीटी स्कैन करवाना है। छोटे बच्चों में एमआर बेस्ट है, सीटी जनरली हो सके जहाँ तक अवॉइड करना चाहिए। यंग पेशेंट में क्या हड्डियाँ सारी मैच्योर हो जाती तो साइड इफेक्ट इतना नहीं आता। छोटे बच्चों में जनरली हम नहीं करते हैं सीटी, बहुत रेयर केस में ही करते हैं, ओनली ट्रॉमा में करते हैं, चोट लगती है तो वो भी सिर का करते हैं। क्या परिवर्तन रहता है इन दोनों में से? सीटी और एमआरआई में जी, सीटी उतने डीप लेवल तक पता नहीं लगा सकती जितना एमआर, क्योंकि एमआर का सॉफ्ट टिश्यू रिजोल्यूशन बहुत हेवी होता है कि आपके ये से ये मतलब दो टिश्यू आपस में रिजोल्यूशन बहुत हेवी रहता है। अब एमआर में इसमें सीटी में इतना नहीं रहता, तो वो बीमारियों को उतनी जड़ तक नहीं पहुंचा सकती। जैसे कोई भी हम सीटी स्कैन करते हैं कई बार, उसमें हमारे को लगता है कोई ट्यूमर है वगैरह तो हम हाथों हाथ पेशेंट को एमआरआई में भेज देते हैं। स्क्रीनिंग के लिए बढ़िया, फटाफट हो जाएगी, आपकी बीमारी है कि नहीं है फटाफट पता लगा, लेकिन फिर है तो आपको एमआर में जाना पड़ेगा। सीटी स्कैन में दर्द भी होता है? ना, नहीं होता दर्द। सीटी स्कैन एमआरआई सोनोग्राफी किसी में भी नहीं होता, ना तो कोई सुई लगती है ना और कुछ है, पेशेंट को सिर्फ सोना है बस। सीटी स्कैन गंभीर बीमारियों के लिए भी की जाती है? हाँ, गंभीर जो कैंसर है, जो पेट में टीबी हो गया है, छाती में टीबी हो गया है, गले में कुछ कैंसर की गांठ है या कहीं भी कोई गांठें हैं, उनके लिए सीटी स्कैन बेस्ट जांच है। सोनोग्राफी कब कब की जाती है? सोनोग्राफी अपने पेट दर्द सबसे बढ़िया तो पेट दर्द के लिए है। पेट में कोई भी दर्द हुआ तो प्राइमरी जांच अपने को सोनोग्राफी ही करवानी होती है, ये तो पूरी दुनिया भी जानती है और कॉमन है, और डॉक्टर्स भी सबसे ज़्यादा जांच सोनोग्राफी ही करवाते हैं। जैसे किसी मरीज की अगर कमर दर्द हो रही है तो उसको सबसे बेस्ट जांच कौन सी है? कमर दर्द है तो बेस्ट जांच एमआरआई है। एमआरआई में कोई डिस्क आ रखी है, हड्डी में सूजन है वगैरह है, या और कोई आर्थराइटिस है, वो पूरी डिटेक्ट हो जाती है, तो एमआर बेस्ट है कमर दर्द के लिए। एमआरआई इज बेस्ट जांच। कमर दर्द, गर्दन दर्द, कोई भी बैक का पेन हो। सर, ये सोनोग्राफी पे जो ये लिक्विड लगाया जाता है, इसका क्या कारण है? ये क्यों लगाते हैं? लिक्विड तो बस उसमें जो सिग्नल है वो, क्योंकि जैसे स्किन है, स्किन में कुछ बाल होते हैं वगैरह होते हैं, वो सिग्नल को डिस्टर्ब करते हैं, तो जेली लगा देते हैं, तो एक तो घुमाने में ईजी हो जाता है और सिग्नल ईजीली अंदर चले जाते हैं, बस उसी के लिए होता है। जेली एकदम स्टराइल होती है, इसका कोई कुछ नहीं, ये थोड़ी देर में सूख जाती है। और सोनोग्राफी का भी रेडिएशन का फर्क पड़ता है इसका? नहीं, सोनोग्राफी भी रेडिएशन फ्री है। सोनोग्राफी मतलब नाम ही है अल्ट्रा सोनोग्राफी। अल्ट्रा मतलब सोनो मतलब ये साउंड वेव होती है ओनली इसमें। अपने जो हमारे जो प्रोब है नहीं, उसको भी अपने कान पे पास में रखें तो आवाज़ भी आती है कि उसमें एक आवाज़ ही होती है उसमें। वो आवाज़ को ही, आवाज़ की किरणें अंदर जाती है और वो टिश्यू से रिट्रैक्ट होकर आती है और इमेज बनती है कि भाई अंदर क्या है। सर, बिल्कुल सेफ है। सर, एक मिथ ये भी है कि सोनोग्राफी खाली पेट ही करवानी चाहिए, ऐसा क्यों? नहीं, खाली पेट से अच्छा रहता है। आप या तो खाना खाने के 2-3 घंटे बाद कराओ। तुरंत बाद में तो क्या होता है कि वो फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो पूरा गैस बना देते हैं, तो उसमें विजिबिलिटी लॉस हो जाती है, और कुछ फूड और वो सारा होता है तो जैसे पीछे के ऑर्गन को भी डिस्टर्ब करता है, तो भूखे पेट बढ़िया रहती है। क्या सोनोग्राफी 100% सटीक है? नहीं, सोनोग्राफी 100% नहीं है, स्क्रीनिंग जांच है। मतलब आपको कुछ आ रहा है तो वो पता लगा लेगी, फिर आपको नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में कई बार जाना पड़ता है। 100% सोनोग्राफी में सब कुछ नहीं कर सकते, तभी तो ये मशीनें बड़ी बड़ी लानी पड़ती है। सोनोग्राफी से बच्चे के जेंडर का भी तो पता लगाया जा सकता है? पता लगाया जा सकता है, बट कोई यहाँ राजस्थान में बहुत कठोर कानून है 1994 के बाद, और पता लगाना बहुत ही बड़ा पाप है। वैसे भी अपन सोचा जाए तो किसी की कन्या की हत्या करना, वो भी अपनी वजह से होए, तो अपने कितना बड़ा पाप लगेगा वो तो अपन अनुमान ही नहीं लगा सकते। 100 गायों की हत्या के बराबर पाप है, तो वो तो अपन तो क्यों करें। अब तो अपने ऊपर गले पे तलवार लटकाएं तो भी मैं तो नहीं बताऊंगा। क्या क्या नियम होते हैं इनके? नियम तो वैसे खूब है, बट एज ए मानवीय तौर पे देखा जाए तो भी ये बहुत जघन्य अपराध है कि आप किसी के जेंडर, कई आते हैं कि हमारे 7 बच्चियाँ हैं, 8 बच्चियाँ हैं, वो भाई बच्चियाँ हैं तो भगवान ने दी है, वो आप उस हिसाब से अपन बता नहीं सकते कि भाई ये है वो है, हम उसका पाप हम नहीं ओढ़ सकते। सर, एक मिथ ये भी है कि बार बार सोनोग्राफी कराने से शरीर का भी तो नुकसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सोनोग्राफी बिल्कुल हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं होता, और ये पूरा साइंटिफिकली प्रूवन है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा कि एमआरआई और सोनोग्राफी टोटली रेडिएशन फ्री, नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन बॉडी। छोटा बच्चा भी सोनोग्राफी करा सकता है? सोनोग्राफी खूब होती है बच्चों की, तो हमारे तो ओपीडी के 20-30% बच्चे ही होते हैं। सर, तत्काल जांच कौन सी होती है, जैसे मरीज को जस्ट जांच की जरूरत है? अब वो तो जैसी बीमारी वैसी जांच। जैसे आपको ट्रॉमा हुआ है तो सीटी स्कैन तुरंत चाहिए, पेट में दर्द है तो ये करना है। अब वो अलग अलग हिसाब से वो फिर डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी इसको नीड क्या है, तभी तो ये अलग अलग हर मॉड्यूलिटी की अपनी प्राथमिकता है कि भाई इस चीज़ से ये है। किसी जांच में ब्लड की जांच से ही पता चलता है तो उसको तत्काल ब्लड की जांच की जरूरत है, अपने सीटी सोनो किसी की जरूरत नहीं।
तो वो डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या ज़रूरत है। जैसे किसी को, जैसे व्यक्ति को अगर कैंसर की बीमारी है तो उसके लिए कौन सी जांच करवानी चाहिए? कैंसर की बीमारी के लिए जैसे पेट में है तो सीटी स्कैन बेस्ट है। तो पहले सोनोग्राफी करा करके कि भाई है कि नहीं है, पता चल गया है तो फिर अपने को सीटी स्कैन से बढ़िया कहाँ तक है, क्या फैला हुआ है, किस स्टेज में है, वो पूरा पता चल जाता है। और बाकी हड्डियों का वैसे अलग अलग होता है। जैसे हड्डियों में पीछे कमर में कोई ट्यूमर है तो उसके लिए एमआरआई बेस्ट है, ब्रेन में कोई ट्यूमर है तो एमआरआई बेस्ट है, पेट में है तो सीटी स्कैन बेस्ट है। ऐसे अलग अलग मॉड्यूलिटी है। जैसे कोई गरीब मरीज है तो ऐसे मरीजों के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहती है? गरीब हमारे पास आता है तो अब जो हमारे को जांच करनी है वो तो हम 99% करके ही भेजते हैं, पेशेंट को निराश नहीं करते हैं। अब उसके पास कम पैसा है तो कम जो भी है, आज तक हमने किसी पेशेंट को कि भाई बिना जांच किए न अपने नहीं भेजते हैं। जनरली हम अपनी ह्यूमैनिटी को रखते हैं। आजकल सर बहुत सारी बीमारियां फैली है, इस पर आपका क्या विचार है, किस प्रकार से ये फैलती है? अब देखो आजकल एक बहुत बड़ी जो जैसे कोल्ड वायरस की तरह एक धीरे धीरे पीछे की तरफ बीमारी फैल रही है, कमर दर्द। क्या है कि लोग एक्सरसाइज करते नहीं है, बैठे रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं। जैसे 2-3 घंटे फ़ोन देखा तो बैक पे प्रेशर पड़ता है। आपकी मसल, पैरास्पाइनल मसल स्ट्रांग होनी चाहिए बैक प्रेशर से। नहीं स्ट्रांग कब होगी कि जब आप एक्सरसाइज करोगे। आप एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे हो, उनके ऊपर प्रेशर दे रहे हो, फ़ोन देख रहे हो या कुछ भी, बैठे बैठे ज़्यादा रहते हैं तो उससे क्या डिस्क बार आने लग जाती है। तो बहुत कॉमन है डिस्क आजकल। 30 साल में डिस्क बार आ गई, 40 में बार आ गई। और दूसरे क्या, ये जॉइंट्स जैसे घुटने भी आजकल बहुत जल्दी कमज़ोर हो रहे हैं। जैसे पहले 50-60 पे जो बीमारियां होती थी वो आजकल 30-40 में होने लगी है। उसका मेन रीजन है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की भारी कमी आ गई है जनता में। तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बीमारियां आपको जल्दी ग्रस्त करेगी। तो वो आपको खान पान का तो ध्यान रखना ही है, बट सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज जरूरी है। वैसे व्यक्ति को अपनी बीमारी के लिए कौन कौन सी प्राइमरी जांच करवाना जरूरी है? हाँ, व्यक्ति को अपने जैसे एक 40 साल की उम्र के बाद सोनोग्राफी 1 साल में एक बार करवानी चाहिए। ब्लड की जांचें एक बार पूरी करवा लेनी चाहिए। और फिर अगर कमर दर्द या एक्सेसिव कुछ है तो अदर जांचें भी करानी चाहिए। बट सोनोग्राफी एक प्राइमरी जांच है जो करवाते रहना चाहिए कि भाई पेट में वगैरह में कुछ हुआ तो नहीं है। सोनोग्राफी और एक चेस्ट का एक्सरे आपको 1 ईयर या 2 ईयर में एक बार तो जरूर करवाना चाहिए। सर, एक ग्रामीण परिवेश से होने के नाते आपके ग्रामीण मरीजों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार रहता है? देखो, ग्रामीण मरीज बहुत ही दिल का साफ होता है और वो अपनी जांच के लिए पैसे भी बेचारा जितना हो सकता है उतना खर्च करता है। उसका दिल बिल्कुल साफ होता है और कोई बीमारी है तो उसका पता लगाने के लिए वो फुल अपनी ट्राई करता है। तो अपने को अपना दिल साफ रख के काम करेंगे तो ग्रामीण मरीज यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ जो जांतौर सांचौर में यहाँ थोड़ा इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, जनता अच्छी है। और उस वजह से ही हमारे को इतनी बड़ी मशीनें वगैरह ला सके। नहीं तो जैसे बाड़मेर जैसी सिटी है वहाँ पे एमआरआई लगी हुई है बट उसके पर डे 2 एमआरआई हो रही है, जबकि हम यहाँ पे एमआरआई लेके बैठे हैं। अच्छा सर्वाइवल है, पर डे 10 से 15 एमआर करते हैं। तो ये सब सांचौर की जनता, डॉक्टर्स वगैरह की वजह से ही हो पा रहा है। अभी आने वाले फ्यूचर में रेडियोलॉजी में आपका क्या प्लान है? अब देखो, आने वाले में हमारा नेक्स्ट प्लान ये रहेगा कि हम हार्ट के लिए सीटी एंजियोग्राफी मशीन होती है जो लगभग काफ़ी कॉस्टली 5-6 करोड़ की आती है। तो वो हार्ट के लिए एंजियोग्राफी होती है जो नॉन इन्वेजिव, मतलब एक तो इन्वेजिव नली डाल के होती है, एक वो हार्ट के लिए एंजियोग्राफी की मशीन लाने का प्लान है जो नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में ज़रूर करेंगे। और दूसरा अपने बढ़िया बाकी हमने मशीनें अच्छी ला रखी है। 1.5 टेस्ला एमआर है, 96 स्लाइस सीटी स्कैन है, बाकी मशीनें सारी हमारे पास रेडियोलॉजी की अच्छी मशीनें। देखो, जनता क्या है कि कई बार एक सोनोग्राफी जांच जो 700-800 रुपये की होती है उसमें भी कि ये सोनोग्राफी हम नहीं करवाएंगे या आकर के इनके ये तो बहुत महंगी है। जैसे ये ज़िंदगी तो अनमोल है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे जांच जो 700-800 रुपये की जांच से उसको कितना फ़ायदा हो सकता है वो अपन पैसों में भी नहीं तोल सकते। कि जैसे किसी आदमी को कोई बीमारी है, वो अगर 1 महीना लेट डायग्नोस होए, 4 महीना लेट होगी तो उससे उसको बहुत इकोनॉमिकली, सोशली, फैमिली को बहुत नुकसान होता है। तो उसमें आपको जांच में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आपको जितना जल्दी हो सके जांच करवा लेनी चाहिए, उससे जो फ़ायदा होता है वो अनमोल है। जैसे हमारे पास एक हमारे आसपास के गांव का ये एक मरीज आया जो उसके क्या था, मुंह में छाला था, जीभ के ऊपर छाला था, जो वो पिछले 6 महीने से छाले को कभी फेरी लगाने जा रहा है, कभी मंदिर में गया, कभी किसी ने कहा कि ये छाला ऐसे ही है, इसको फोड़ दो। तो वो छाला, जीभ के ऊपर छाला था, वो कैंसर था। फिर मेरे पास आया जांच कराने, मतलब 6 महीने बाद, तब पता चला कि वो छाला कैंसर टाइप है जो गले में भी पहुंच चुका है और छाती में भी पहुंच चुका है। अगर वो आदमी उस छाले का तो पहले ही पता था, 6 महीने से इधर उधर घूम के वो हॉस्पिटल में नहीं आया, अगर वो पहले आ जाता तो उसको जिंदगी बच जाती। वो यंग आदमी था और उसको
फिर बच नहीं पाए। सर कैंसर के स्टेज का कैसे पता चल सकता है कि इसको इस स्टेज का है? कैंसर में भी अगर आदमी सावधानी बरते तो कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। स्टेज तो हम इन मशीनों से ही पता लगाते हैं कि जैसे कैंसर लोकलाइज्ड है, कहीं नहीं फैला हुआ है, छोटा है तो ग्रेड फर्स्ट होता है, थोड़ा आसपास गया हुआ है तो ग्रेड सेकंड होता है, पूरे शरीर में फैल गया तो ग्रेड 4 होता है। ऐसे करके स्टेज इन सीटी स्कैन हमारी मशीनों से ही पता लगाया जाता है। मतलब व्यक्ति को कैसे महसूस होता है कि इसको कैंसर की बीमारी है? अब देखो, कैंसर की बीमारी जो बाहर है वो तो सब गांठों से के रूप में दिख जाता है, मुंह पे गांठ हो गई, गले में कुछ हो गया। अंदर कुछ भी होगा तो जैसे सिम्टम करेगा, जैसे भूख कम लगना है, पेट में दर्द होना है, लेटरिन में खून आना है, कब्जी होना है। जिसको आदमी को कब्जी कभी नहीं हो रही, कब्जी होने लग रही, मतलब कुछ तो हो रहा है अंदर। और छाती में, खांसी में खून आ जाना है, छाती में भारीपन होना है, कुछ भी कोई भी ये सिम्टम कैंसर के भी हो सकते हैं। कई बार यहाँ पेरीफ्री में गांठें होती है, वो दर्द करती है, तो अपने कोई भी लोकलाइज्ड पेन हो रहा है तो उसको भी जांच करानी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, मतलब जांच जड़ तक जाना चाहिए कि ये कारण क्या है। फिर कारण पता लग जाए फिर कोई नहीं। सर एक मिथ ये भी है कि जो हाथ में पकड़े जाने वाली गांठ जो भी होती है उसमें कभी कैंसर नहीं होता है, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जांच कराने पे ही पता चलता है कि है कि नहीं है। हाथ में पकड़ने वाली कई बहुत सारी गांठें होती है जो कैंसर भी होती है। ऐसा 100% फाइनल नहीं है, होती है। जो बाहर की गांठें होती है वो कैंसर कम होती है, 90% नॉर्मल होती है, 10% ही कैंसर होती है। बट वो अपने को 100% श्योर अपने खुद के लेवल पे कभी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को बता के, या तो डॉक्टर ने पालपेट किया हो, टेस्ट किया हो, या फिर हमने जांच करी हो, तो भी आप। आजकल जो छोटे छोटे बच्चों में भी कैंसर की समस्या हो रही है, जैसे ब्लड कैंसर है, आंत का कैंसर है, क्या वजह हो सकती है? अब वो धीरे धीरे खान पान, एनवायरमेंट वगैरह, वो सारे कारण हैं। बच्चों में भी हो रहा है कैंसर, ये भी हमने भी खूब सारे केस देखे हैं। तो बच्चों में भी कुछ सिम्टम आए तो उनको तुरंत करवा लेने। बच्चों में जो भी कैंसर होते हैं वो जनरली दवाई से अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं, तो उनकी अर्ली डिटेक्शन पे रेस्पॉन्स अच्छा है। तो बच्चे में कुछ भी हो रहा हो तो उसको हल्के में नहीं लेना है। एक आया था पेशेंट हमारे आसपास के गांव का भी, उसके कमर में दर्द हो रहा है, बच्चे के कमर में दर्द पिछले 7-8 महीने से हो रहा है। तो कभी थोड़ा बहुत चेक कराया या बिल्कुल पेरीफ्री में ही बैठा रहा। फिर 8 महीने बाद हमारे पास आया, मेरे पास आया कि कमर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा 8 महीने से हो रहा है तो एमआरआई करो। एमआरआई करी तो पता चला कि उसको कैंसर है वहाँ की रीढ़ की हड्डी का, जबकि बच्चा 8 साल का ही था। बट वो अच्छा ट्रीटमेंट बढ़िया हॉस्पिटल में गया तो बच्चों में रेस्पॉन्स कर गया, अच्छी बात है। बट तो भी जांच में नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए। वही बंदा थोड़ा जल्दी आता तो कम पैसा लगता है, उसको जल्दी इलाज हो जाता है। सर कैंसर की बीमारी आज बहुत जल्दी अपना पैर पसार रही है, कैसे मतलब व्यक्ति को अपना खान पान रखना चाहिए, किस प्रकार से उनकी लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए जो मतलब इससे बचा जा सके? कैंसर की बीमारी देखो खान पान से है, तो खान पान, हरी सब्जी ये वगैरह, और वो भी बिना केमिकल वाली, आप जितनी हो सके उतनी अच्छी लाओ। घर में जैसे सांगरी है, सांगरी अपने क्या खेतों पे लगती है, उसकी सब्जी ज़्यादा खाओ। रोटी है तो रोटी में मोटा अनाज यूज़ करो, ताकि वो पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा, तो पेट साफ होता रहेगा, तो अंदर जो भी कचरा है नहीं वो साफ होता रहेगा। सलाद वगैरह ज़्यादा खाओ वगैरह, वो सारे मॉडिफिकेशन। अभी एंजियोग्राफी की सुविधा है यहाँ उपलब्ध? एंजियोग्राफी हमारे पास सिर्फ हाथों पैरों की ये होती है। बाकी जो कार्डियक एंजियोग्राफी इन्वेजिव अपने बिलाल में होती है। बाकी एंजियोग्राफी जो एक सीटी एंजियोग्राफी होती है हार्ट की, वो हमारे पास अभी नहीं है वो सुविधा। बाकी सारी जो लिम्स की, पैरों की, हाथों पैरों की और फेफड़ों की, पेट की, उसकी होती है। जैसे बायोपीसी कराते हैं तो बायोपीसी में जैसे कि कोई अंग का टुकड़ा, शरीर का जैसे बीमारी का टुकड़ा तोड़ के उसको भेजते हैं, क्या ये हकीकत है? हकीकत है। उसमें बायोप्सी में वही है, जो ट्यूमर है उसका टुकड़ा तोड़ के बाहर निकालते हैं, उसको फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि उसमें उस ट्यूमर किस प्रकार का है, उसकी क्या साइटोलॉजी है, फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अभी आपका रूटीन क्या है? अभी मेरा रूटीन ये है कि सुबह मैं 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे उठ के 7:30 बजे एक बार जिम जाते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, फिर 8:30 वापस आ जाते हैं। 8:30 वापस आके फिर नहाना धोना करके 9:30 ड्यूटी पे आ जाते हैं। 9:30 से लेके 2 o'clock तक कंटिन्यूस वर्क करते हैं। वर्क हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवरऑल ये देखा जाए नहीं तो वर्क ओवरलोडेड है, बट हमारे को वर्क में मज़ा आता है। जनता यहाँ की सपोर्टिव है, डॉक्टर्स यहाँ के सपोर्टिव है, तो काम बहुत करते हैं हम। काम वर्कलोड बहुत है। बट 2 बजे खाना खाते हैं सिर्फ 15 मिनट के लिए, 15 मिनट, 2:15 बजे वापस ऑन ड्यूटी। 2:15 से लेके लगभग 5 से 6 बजे तक कंटिन्यू मरीज करते हैं। फिर 6 बजे के बाद वैसे भी कम हो जाते हैं, तो उसके बाद जो आता है उस हिसाब से वर्क करते हैं। तो ऑलमोस्ट 8 o'clock तक कंटिन्यू वर्क करते हैं। मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 8 o'clock ओनली
1 आवर रेस्ट। आप जिम ज्वाइन कर रखी है, तो क्या व्यक्ति को जिम करनी चाहिए? नहीं, जिम या कुछ भी एक्सरसाइज करनी जरूरी है। आपकी मसल है, बॉडी है, आपकी एजिंग में जाएगी। जिम करने से क्या, हम पूरे दिन बैठे रहते हैं तो हमारी मसल बैक पे प्रेशर पड़ता है, तो उसको प्रेशर को कम करने के लिए जिम से थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, तो हाथ की बैक की मसल थोड़ी मजबूत रहेगी, तो वो सपोर्ट कर पाएगी। नहीं तो मेरे पहले शोल्डर पेन होने लग गया था। एक बार मैं क्रिकेट खेलने की वजह से शोल्डर में पेन होने लग गया था, फिर वो स्ट्रेंथनिंग से ही गया जिम वगैरह से। जिम करने से क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है? देखो, जिम आदमी को अपनी हैसियत के हिसाब से करे तो बहुत अच्छा है। कई क्या होते हैं, एक्स्ट्रा एंथुसियस होकर के बहुत ज़्यादा भार उठा लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो वो फिर डेंजरस है। बाकी आदमी को एक घंटे की जिम करो, अपने शरीर को जितना सपोर्ट करे उस हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है जिम, मतलब एक्सरसाइज है एक तरह से, उसमें कुछ अलग अपने कुछ करना नहीं है। आपको किताबें पढ़ने का भी शौक है? किताबों का बहुत शौक है, और एक मैं अष्टावक्र गीता करके है, पिछले 10 से 12 साल से पर डे 1 या 2 अध्याय जरूर पढ़ता हूँ। तो वो अपने गीता के प्रति, गीता प्रेम है अपना, वो जरूर, क्योंकि वो अपने को क्या, मानसिक शांति होनी जरूरी है। जैसे जो कुछ बाहर हो रहा है दैट्स भौतिक, मतलब भौतिक, आपको ये आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो आ रहा है, जा रहा है, वो सब क्या है, नश्वर है, मतलब वो थोड़े दिनों में चला जाएगा। इस बात को भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब कुछ नहीं है, दैट्स एन पार्ट ऑफ लाइफ। बट जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वो रियल है, और वो तो सब कुछ है। आपने ये अष्टावक्र ही क्यों चुना? किससे प्रभावित होकर आपने मेरे दादाजी थे, वो एक बार मेरे को ये किताब दे के गए। मैं पहले क्या, शुरू से ही धार्मिक हूँ। मैं बचपन में मेरे छोटे भाई वगैरह इनको शाम को लेकर के घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा गीता पाठ या भजन संध्या करता था। तो फिर मेरे दादाजी ने एक कहा कि यार ये बच्चा, मतलब पोता है जो बहुत धार्मिक है, तो इसको एक मेरे को गीता ला के दी। तो वो अष्टावक्र गीता मैंने 1 या 2 बार पापा जी के साथ पढ़ी, तो मेरे को लगा कि ये कुछ स्पेशल है, फिर मेरे को उससे अटैचमेंट हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने वो एक ही गीता पढ़ता जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या, फिर मल्टीपल से आप अलग अलग किताबें पढ़ोगे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे, थोड़ा भ्रमित होगे, तो एक कॉन्सेप्ट में रहे तो लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। अष्टावक्र गीता देखो, सारांश यूं है कि जो दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है, मतलब सब कुछ 2 या 4 दिन के हैं, मतलब नष्ट होने वाले हैं, और जो नहीं दिख रहा है, जो अध्यात्म है, जो आत्मा है, वो परमानेंट है। तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मतलब ये भी बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि जो दिख रहा है सब कुछ वो नहीं है। जैसे कुछ भी खत्म हो रहा है, कुछ भी है, ये संसार का नियम है भाई, खत्म होगा, पैदा होगा, सब कुछ चलता रहता है, दैट्स एन वे ऑफ लाइफ। तो जो रियलिटी है वो है परमात्मा तत्व, जो अपन कहते हैं अध्यात्म। एमआरआई की जांच में क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है? एमआरआई क्या है कि एक पावरफुल मैग्नेट है, बहुत पावरफुल है, 1.5 टेस्ला। मतलब हमने उसको मैग्नेट को जैसे रूम में रख रखा है, तो चारों तरफ कॉपर की दीवार बना रखी है अलग से। जो सीमेंट की दीवार, उसके अंदर एक कॉपर की दीवार बना रखी है, तभी वो आसपास, नहीं तो वो आसपास की लोहे की बड़ी चीज़ों को खींचने लग जाए। तो लोहे की कोई भी चीज़ लेके अंदर नहीं जाना है, अंदर गया तो उसके चिपक जाएगी, आदमी को भी नुकसान हो सकता है। तो जैसे कोई भी ट्रॉली, हमने तो वैसे 2-2 गार्ड रख रखे हैं ताकि अंदर कोई लोहे की चीज़ नहीं लेके जाए। फिर भी आदमी के पास कोई छुपी छुपाई है तो वो लोहे की कोई भी मैग्नेट सेंसिटिव चीज़ अंदर नहीं जानी चाहिए, उससे कोई भी हादसा हो सकता है। एक बार एक मुंबई में हादसा हुआ था कि ये कोई ट्रॉली थी, ट्रॉली फिर चिपक गई, उसमें आदमी बीच में चिपक गया तो वो खत्म हो गया। तो मतलब उससे सावधानी रखनी चाहिए, कोई बड़ा लोहे की चीज़ अंदर लेके नहीं चला जाए। सर, पथरी को लेकर क्या क्या मिथ है? देखो, यहाँ पर पथरी को लेकर के बहुत मिथ है। जैसे किसी के पथरी हमने दी, जांच में दी, डॉक्टर ने दवाई दी, 4 दिन बाद वो क्या करता है कि यहाँ आसपास बहुत ज़्यादा सलाह देने वाले हैं कि वहाँ पथरी निकालते हैं, वहाँ शक्कर का ये जूस बना के पिलाते हैं, उससे निकल जाती है। उससे जनरली क्या होता है कि वो लोग आज भी जो ये झाड़ फूंक वाले हैं वो हिट इसलिए हो रहे हैं कि क्या होता है कि 4-5 mm की जितनी भी पथरियाँ हैं वो 5 से 7 दिन में जनरली निकल जाती। तो 5 mm की है, वो गया, उससे वो पिया, वो निकलनी थी, वैसे ही निकल गई। बड़ी पथरी मैंने तो हजारों पेशेंट देखे होंगे 4 साल में, यहाँ जितने भी आसपास के जो जोड़ा छाप वगैरह, मतलब जोड़ा छाप क्या, ये जो पथरी वाले टूनर है, इन सबसे देख के पता लगा कि सारे झूठे। मेरा तो प्रैक्टिकल किया हुआ है। कई ये सूंडी पे ऐसे घाव भी कर देते हैं, और जबकि पथरी तो वहीं की वहीं पड़ी रहती है।
और पेशेंट परेशान होता है, उसका टाइम कंज्यूमिंग, कईयों के इसके चक्कर में किडनी भी फेल हो गई क्योंकि वो बड़ी बड़ी पथरी हैं दोनों गुर्दों में, और वो फिर बैठे हैं वहाँ जार पुनर कर रहे हैं, तब तक गुर्दा फेल हो जाता है। तो मतलब वो एक लेवल से ज़्यादा ही होने लग गया है, तो उसको जनता में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ आने के बाद में सांचौर के मरीजों को किस प्रकार से फ़ायदा हुआ है? नहीं, जैसे डायग्नोस्टिक फील्ड में मेरे से पहले यहाँ कोई रेडियोलॉजिस्ट था नहीं, तो उसकी वजह से हर छोटी जांच के लिए आपको डीसा या पालनपुर या जोधपुर जाना पड़ता था। तो अभी आने से बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, यहाँ जनता को भी फ़ायदा हुआ है, यहाँ डॉक्टर्स के लिए भी बहुत इजी हो गया है कि भाई फटाफट जांच हो जाती है और हाई लेवल की जांच होती है। हमारे पास जैसे एम्स जोधपुर के भी बहुत सारे मरीज यहाँ से जांच करवा के जाते हैं कि वहाँ टाइम नहीं मिलेगा, और हमारे पास मशीनें बहुत हाई लेवल की और अच्छा डेकोरम हमने मेंटेन किया है, पूरी मेहनत करके अच्छी जांच करके देते हैं। जैसे बाहर का कोई मरीज आपके पास में रेफर होता है, उनके लिए आपकी क्या प्रायोरिटी रहती है फर्स्ट? उसमें हम उस बीमारी का पता लगाने के लिए हर लेवल की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जैसे किसी की एमआरआई हुआ, उसके बाद भी उसको कुछ अदर एमआरआई की जरूरत है, तो हम हाथों हाथ पेशेंट को रिपीट एंट्री करवाते हैं कि भाई दूसरे को रोक करके कि इसकी जड़ तक जाना है बीमारी की, चाहे अपने को कितनी मेहनत करनी पड़े। और इसी के चलते अपने पास आजकल क्या है कि जैसे जनरली पहले सारे पेशेंट गुजरात की तरफ बहुत ज़्यादा जाते थे, अभी आजकल तो मैं तो पर डे 2 से 3 मरीज गुजरात से भी मेरे पास आने लग गए हैं। जैसे आसपास का जो इलाका है ना, इधर थराद, धानेरा, इधर से काफ़ी एमआरआई के, सीटी के, सोनोग्राफी के पर डे 4-5 पेशेंट आने लग गए हैं। तो ये अपने सांचौर के लिए भी गर्व की बात। जैसे किसी मरीज ने हार्ट का ऑपरेशन करवा रखा है, तो उसको कौन कौन सी जांचें नहीं करवानी चाहिए? हार्ट के ऑपरेशन से तो ऐसा कुछ है नहीं, बोले कोई भी कराओ। हार्ट में नॉर्मली वो क्लिप्स लगती है जो ऑपरेशन में लगती है, और जो भी स्टंट है उनसे कोई नहीं है। सिर्फ एक जो पेस मेकर होता है उसको एमआरआई में लेके नहीं जाना। पेस मेकर तो बहुत रेयर किसी के हार्ट बीट की प्रॉब्लम होती है उसको, बाकी आप जांच करवा सकते हो। एमआरआई, सीटी, सोनोग्राफी स्टंट के बाद करवा सकते हो, बाईपास के बाद करवा सकते हो। कोई भी हार्ट की किसी भी बीमारी में ऐसा कोई मना नहीं है। हमारे पास क्या है यहाँ पर डेली, मतलब लोग के भाई जल्दी करो, हमारे को जल्दी करो। देखो जल्दी काम, कभी भी जल्दी काम से अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। तो इसलिए हमारे पास वेटिंग ज़्यादा होने का एक रीज़न ये भी है कि हम क्या है, काम थोड़ा स्लो करते हैं, अच्छे से करते हैं, बीमारी की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं, तो टाइम तो लगेगा। तो उसमें जल्दबाजी करने से कुछ भी नहीं है। आपका नंबर आए तब आराम से कराओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छा रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वार्तालाप रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर भजनलाल जी विश्नोई के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।